ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फील्ड लाइंस की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अब ऐसी है जो आपको सुन के आश्चर्य लगे या कुछ डिफरेंट लगे। ये क्या है? ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है। ये सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है? दीज लाइंस इमर्ज और इंटर इन सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल एट ऑल एंगल्स। ये जो फील्ड लाइंस है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के सरफेस के अंदर जाए या उससे बाहर आए, अंदर जाएगा तो भी और बाहर आएगा तो भी। तो ये फील्ड लाइंस के लिए कोई बंधन ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे ही जाए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर और इमर्ज फ्रॉम एनी सरफेस एट 90 डिग्री टू दैट सरफेस। ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहीं सरफेस से 90 डिग्री पे घुसता है और 90 डिग्री से बाहर आती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, ये नहीं कहता कि 90 डिग्री से निकलो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एंगल से सरफेस से निकल सकता है। 90 डिग्री से भी निकल सकता है, ये 70 डिग्री भी हो सकता है, ये 60 डिग्री भी हो सकता है, ये 45 डिग्री भी हो सकती है। और यहाँ पर देखो, यहां से निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रही है। दिस लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। ये क्या कर रहा है? साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन अंदर अंदर जो है वो कहानी क्या है? अंदर अंदर कहानी ऐसा है, कुछ अंदर अंदर कहानी कुछ ऐसा है। देख रहे हैं ये अंदर अंदर कहानी कैसा है? ऐसा है। तो अंदर में कुछ कहानी अलग होती है। अंदर में ये कुछ इस तरह से लाइन एग्जिस्ट करते हैं। तो इंट्री, ये इमर्ज होना किसी भी एंगल पे संभव है। 0 डिग्री पे भी निकल सकता है, 0 डिग्री पे भी निकल सकता है, ऑल एंगल्स अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री पे भी निकल सकता है, 1 डिग्री पे भी निकल सकता है, 2 डिग्री पे भी निकल सकता है, 3 डिग्री पे भी निकल सकता है, 90 डिग्री पे भी निकल सकता है, 180 पे भी, सॉरी 180 बोलेंगे 120 या कुछ भी निकल सकता है एंगल्स पे। ऑल एंगल्स मतलब कितने एंगल पॉसिबल है। यहां से देखो 0 डिग्री, ये देखो ये सॉरी 90 डिग्री, धीरे धीरे 0 डिग्री, 90 0, तो इस तरह से निकल सकते हैं। ऑल एंगल्स का मतलब 0 से 90 डिग्री पे ये लाइंस निकल सकते हैं। 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऑल पॉसिबल एंगल्स। These lines can emerge or terminate at all the possible angles and all these possible angles are from 0 डिग्री to 90 डिग्री, चाहे इमर्ज करे या एंट्री मारे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या होता था, मैं बताए हुए थे कि ये फील्ड लाइंस को क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे एंट्री मारना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेटल के अंदर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए मेटल। चाहे आयरन हो, स्टील हो, इसके बाद एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो भी हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। जो भी चार्ज हैं सरफेस पर जाते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है? 0 होता है। कहां पर? मेटल्स के अंदर में। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 8th प्रॉपर्टी, दे एग्जिस्ट इन एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेट के अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड आपने जान लिया। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट के अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने आयरन का पीस रखा तो क्या होगा? अगर हमने आयरन का पीस रखा तो कहानी क्या होगी? अगर हमने आयरन का पीस रखा और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करवाया तो डिफिनेट है कि इस आयरन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? निकलेंगे, क्रॉस होंगे। ये अपने अंदर प्रिजर्व करके रखता है, अपने अंदर रखता है मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर रखता है। These lines have permission to go through these magnetized materials। इस फील्ड लाइंस को, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस सकते हैं, किसी आयरन के अंदर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, जाते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर में भी नहीं और बाहर में भी नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहानी थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो दे एग्जिस्ट इन एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एक तो मैग्नेट भी है
और दूसरा आयरन भी है, एल्निको है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस है ना, टिकोनाल है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है, एलॉयज है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश रहती है, घुसता है, जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो मैग्नेटाइज कर दिया गया है। और जो मैग्नेटाइज है ही नहीं, जो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं, उसके अंदर फील्ड कहां जाने वाला, ठीक है। तो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो बहुत ही फेमस लॉ को एक्सप्लेन करता है, गॉस लॉ को एक्सप्लेन करता है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने गॉस लॉ को पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस divided by k time epsilon, that electric flux is equal to total charge enclosed by that surface divided by k time epsilon, where k is the dielectric constant of the medium, ठीक है। epsilon क्या है, permittivity of free space। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिया, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस ने मैग्नेटिज्म में भी अपना योगदान दिया था, और इसके वजह से उनका यूनिट जो बताया था 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। ये जो हमने बताया था ये उन्हीं के सम्मान में आया था, ये उन्हीं के सम्मान में दिया गया था कि 1 टेस्ला जो है 10,000 गॉस के बराबर होता है, 10,000 गॉस के बराबर, ठीक है। तो एक बात, 9th प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इस चीज को समझिए, कहानी क्या है कि संसार में मोनोपोल तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो एग्जिस्ट करते क्या है, डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आप देखते होंगे नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेट जो होते हैं वो डाइपोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब होता है एक नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ +m और एक साउथ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ -m, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, बराबर है ना। तो डाइपोल ही तो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर ए डाइपोल टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। तो मान लो सिंपल केस में बता रहा हूं, यहां देखो हमने एक मैग्नेट ले रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ +m और इसका पोल स्ट्रेंथ -m, ठीक है। तो फॉर ए डाइपोल टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये मान लो एक बॉडी है, अगर हमने इस अंदर में इसको क्लोज कर दिया, ये गॉसियन सरफेस, अगर हमने इसको क्या बता दिया भाई, गॉसियन सरफेस, ये कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जो क्या है, इमेजिनरी है। ये गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी है। तो गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इस सरफेस से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 क्यों आया, वो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी डॉट सरफेस एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लोग कैसे जानते हैं, म्यू0 × m के नाम से जानते हैं। यहाँ टोटल कितना है बॉडी के लिए, म्यू0 × m + -m, तो +-m कितना होगा, 0, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू 0, ठीक है। मोनोपोल के लिए नहीं है, मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जुड़ा हुआ कितना होगा, म्यू0 × +m, ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मान लो साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो कि साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना, -m, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, म्यू0 × इतना, है ना। तो ऐसा नहीं पाया जाता है, मोनोपोल्स नहीं पाए जाते हैं, जो भी पाया जाता है डाइपोल पाया जाता है। सो फॉर ए डाइपोल टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0। किसी भी डाइपोल के लिए टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 0 ही तो होता है। और क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना होगा, म्यू0 m-m, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेते हैं। ट्राइपोल की भी कहानी वही है, उसमें भी वही कहानी होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही 0 है,
मैग्नेटिक फ्लक्स ही जीरो है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो अच्छी बात है। चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां घुस रहा है, फिर अंदर जा रहा है, यहां से फिर यहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब सवाल यह है कि जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उस सरफेस से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा ही नहीं रहा है। बात को समझिए, जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया उससे एक भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा ही नहीं रहा है, ना अंदर आ रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना अंदर आ रहा है, जिसके वजह से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। एक प्लस चार्ज हमने यहाँ पे रखा और एक निगेटिव चार्ज हमने यहाँ रखा, इन दोनों को इनक्लोज किया, क्या कहानी होगी भाई? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, पॉजिटिव से यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, तो टोटल फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज इक्वल टू जीरो। ना इससे कहीं एक भी फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा रहा है, ना अंदर आ रही है, ना बाहर जा रहा है, ना अंदर आ रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सिचुएशन में क्या होगा? जीरो। उसी तरह से मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में कभी भी डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ट्राइपोल एग्जिस्ट करता है। तो डाइपोल ट्राइपोल दोनों में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? जीरो। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? जीरो। टोटल स्ट्रेंथ जीरो होने के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होती है? जीरो होती है। दिस इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस ने मैग्नेटिज्म में भी अपना लॉ दिया था, जिसे हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई बात समझ में? इस चीजों को समझिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे।